जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं हम, संवदिया, और ये सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। जैसे हमने बताया कि एक सुप्रसिद्ध हमारे साहित्यकार रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी ये सुप्रसिद्ध कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के बड़े कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और आज़ादी के बाद जो हिंदी कहानी का विकास हुआ उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका रही। जो कहानियों का जो टोन सेट करना था, आज़ादी के पहले प्रेमचंद का नाम लिया जाता है, जो एक जीवन के यथार्थ को, भारतीय समाज के यथार्थ को लेकर के आते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद का जो समय है, वैसे लिखना तो पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन आज़ादी के लगभग बाद उनका नाम आता है, उनकी चर्चा होनी शुरू होती है। और भारतीय समाज को जिस ढंग से रेणु ने देखा, उसके भीतर जो जितने रंग हैं, जो अभी आप कह रही थी वसुधैव कुटुंबकम वाली बात G20 की प्रेसिडेंसी में, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो कुटुंब की जो अवधारणा है, जो भारतीय समाज में डीप रूटेड है, जो उसमें समाहित है, उस अवधारणा को लेकर के रेणु आते हैं सामने। और उनका समाज जो है वापस में इतना जुड़ा हुआ है, और उसी समाज में जब कोई ऐसा पात्र होता है जिसके साथ कोई समस्या हो, दर्द हो, और उस भाव को लेकर के आते हैं और उस संवदिया कहानी में आते हैं। संवदिया का मतलब बड़ा स्पष्ट है, कोई भी सहज अनुमान लगाएगा, हमारे छात्र लगा सकते हैं, संवाद ले जाने वाला जी। अब संवाद ले जाने वाला एक सामान्य है। आजकल शायद बच्चे नहीं समझते होंगे, आजकल ईमेल की दुनिया है, व्हाट्सएप है, जो है पता नहीं और कितने संचार के साधन हैं। तो उसके बीच में जब हम एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जब आज़ादी का समय है या उसके आसपास का जो समय है, उसमें जब संचार साधन जब गाँवों में नहीं थे, असल में ये कहानी गाँव में स्थित है जी। तो गाँव में संचार के साधन नहीं थे, तो उस समय क्या होता था कि गाँव में ऐसे लोग होते थे, हर गांव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो उस गांव के लोगों का संवाद, उसके आत्मीय जनों तक, दूर तक कोई आकस्मिक सूचना हो, वो ले जाने का वो काम करते थे। और इस तरीके से एक संवदिया नामक एक जो है इंस्टीट्यूशन मान लीजिए, जैसे डाकघर की है, तो एक समाज की एक अपनी वैकल्पिक व्यवस्था संवदिया थी। और उसके नाते से, क्योंकि हजारों साल पुराना समाज है और वो अपनी सूचनाओं के लिए केवल डाकघर पर सीमित रूप से निर्भर नहीं था, तो उसके अपने जो है वो तरीके थे, उस तरीके का नाम संवदिया है। आजकल के शायद छात्र उस रूप में इसको नहीं जानते होंगे। डाकघर है, अब डाकघर भी आप प्रासंगिक एक स्तर पर होते जा रहे हैं कि चिट्ठियाँ लिखने का चलन समाप्त हो रहा है जी। तो अच्छा, अब बात है कि रेणु को जाने बिना शायद हम संवदिया को बेहतर ढंग से नहीं जान सकते हैं। तो रेणु को 1800-1900 का जो पूरा कालखंड है, कहानी की शुरुआत है। लेकिन 1900 के बाद से जो, जिस हम कहते हैं कहानी की असली जो हिंदी कहानी, जो छोटी कहानियाँ होती थी शॉर्ट स्टोरी के लिए, तो वो कहानी, जो भारतीय ढंग की कहानियां हैं, वो लिखी जाने लगी। प्रेमचंद आए और प्रेमचंद ने एक तरह से इस कहानी को, भारतीय कहानी को स्थापित कर दिया। उसके बाद जो है हमारे कई साहित्यकार आए और उसमें एक बड़ा नाम है 1950-54 में उनका एक जो है उपन्यास आता है मैला आंचल। और मैला आंचल आते ही धूम मच जाती है और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया उपन्यास के कारण से उनकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि वो जो समाज को लेकर के आ रहे थे, वो समाज जो है एकदम जीवंत समाज है। वो अपनी भाषा में, अपने बोलचाल के लहजे को, उस लहजे को पकड़ के वो लेकर के आ रहे थे, जो गाँव में बोली जाती है, उसका सामान्यीकरण नहीं कर रहे थे। वो जो उसकी विशिष्टता है, उस विशिष्टता के साथ ही उसको लेकर के आ रहे थे। और इसलिए जो है रेणु का महत्व है। देखिए, संवदिया कहानी, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक संवाद ले जाने वाला, तो हरगोविंद नामक एक पात्र है जो ग्रामीण समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है संवदिया की। अब
जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो संबदिया को जो है बुलाया जाता है, उसके माध्यम से संवाद भेजा जाता है और इस संबदिया के माध्यम से उस गांव के भीतर जो एक परिवार है, उस परिवार की जो टूटन है, आपस में उनके जो संबंध है, उसमें जो नारी की स्थिति है, एक नारी के मन की व्यथा है। बड़ी बहुरिया नामक उसमें एक पात्र हैं, तो वो अपने मन की व्यथा को उस संबदिया के साथ जो है शेयर करती हैं, बताती हैं और कैसे संबदिया उस भाव के साथ जुड़ता है। वो एक केवल मैकेनिकल पोस्टमैन नहीं है, वो एक ईमेल का जो है मशीन नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता इंसान है। तो उस जो करुण जो संदेश है, उस संदेश को वो किस प्रकार से लेता है, वो इस कहानी का विषय है और उसमें वो अपनी भी एक भूमिका तलाश लेता है इस कहानी के भीतर। और लोक भाषा के ऐसे शब्दों के साथ ये कहानी आती है कि जो है हमारा जो है ध्यान भी आकृष्ट करती है और मन को भी छू लेती है। देखिए, संबदिया में है कि जब कहानी शुरू होती है तो उसमें लिखते हैं, रेणु की हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संबदिया की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ज़माने में जब गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संबदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबरें भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है, फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? तो वो जाता है बड़ी बहुरिया की ड्योढ़ी पर, बड़े घर की ड्योढ़ी मानते हैं, तो पहले घरों के बाहर का जो हिस्सा है उसको ड्योढ़ी कहते थे, जहाँ पर जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो है रिसीव किया जाता था, जो घर का नज़दीकी एकदम से नहीं हो। तो जब वो जाता है तो वहाँ पर एक गांव की जो दुकान चलाने वाली महिला है, जिसके लिए मुदियाइन शब्द का इस्तेमाल है, तो मुदियाइन बैठी हुई हैं। तो वो उसमें देखिए कि उस जिस ढंग की भाषा का प्रयोग है कि वो देखता है कि मुदियाइन बैठी हुई हैं, तो रेणु लिखते हैं कि जब तक मुदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मुदियाइन का कि बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तूने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुँहों से निमुछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी तो दी नहीं, न काबुली आगा की तरह गुलजात दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूँगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। अब ये जो प्रसंग है, इसमें काबुली कायदा शब्द आता है। कोई एक काबुल का रहने वाला आगा था, वो उस गांव में आया था, मुदियाइन के यहाँ रुका था, ऐसा कहानी में भी वर्णन है। और तो उसका नाम लेकर के गांव में क्या है, एक चिढ़ाने की भी परंपरा है। कोई ऐसा होता है गांव में व्यक्ति कि बच्चे या कोई भी गांव के दूसरे लोग उसकी किसी एक बात को पकड़ लेते हैं। अब देखिए इस फ्लेवर को कैसे रेणु ने यहाँ इस्तेमाल किया है। इस गांव में सहज एक होता है, वो एक मनोरंजन का साधन भी लोगों के बन जाता है कि कोई किसी बात पे चिढ़ता है तो उसको लोग गाये बगाए जो है वो बात बोल देते हैं और वो फिर से उस पर जो है चिढ़ जाता है। तो हरगोविंद ने उसी का इस्तेमाल किया। अब काबुली कायदा शब्द के कहते ही वो जो है वो तमक गई। अब देखिए उसमें एक दो गालियों का इस्तेमाल है, मुँह झौंसे और निमुछिए। तो मुँह झौंसे जिसका मुँह जला हुआ हो, और निमुछिए जो है यानी जिसका मूछ नहीं हो। तो ये खास तौर पर उस क्षेत्र में जो औरतों की ओर से जो गाली दी जाती है, एकदम जेंडर स्पेसिफिक गाली है। और उसको देखिए कि रेणु ने इसका यहाँ पर एकदम जो है रचनात्मक इस्तेमाल किया है। वो बोलती है और बोल करके फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो रेणु जब भी वर्णन कर रहे हैं तो एकदम से वो, लेकिन जब कहानी में वो शब्द आते हैं तो एक आम पाठक को भली भांति समझ में आता है कि इसका संदर्भ क्या हो सकता है, और सहज ही उस अर्थ तक भी चला जाता है, कोई उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो इस तरह से लोकल को ग्लोबल बनाना, जिसको कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की बात हम बार बार कह रहे हैं कि लोकल को ग्लोबल के साथ जोड़ देना,
तो ये काम रेणु करते हैं कि एकदम से स्थानीय परंपरा के जो शब्द हैं उनको ले आते हैं, उनको परिष्कृत करते हैं और अपनी कहानियों में वो इस्तेमाल कर देते हैं। और उस इस्तेमाल करने से वो एक उसकी कहानी की जो एक अपनी धारा होती है, उस धारा में आकर के वो सहज ही सब तक जो है संप्रेषित हो जाते हैं शब्द। जी सर, यहाँ पर हम अगर इस कहानी की बात करें तो एक मुख्य किरदार है बड़ी बहुरिया का, तो वो क्या संदेश देना चाहती हैं और किसे भेजना चाहती हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इस कहानी में जो बड़ी बहुरिया हैं, ये उस गांव में जो जमींदार पहले होते थे, तो बड़े भैया का एक बड़ा सा घर है, उनके छोटे भाई हैं जो बाद में शहर चले गए, बड़े भैया थे। तो जब तक बड़े भैया थे तब तक हर गांव में इस तरह का कोई ना कोई परिवार मिल जाता है। जो जमींदारी हट गई तो भी अपने मान सम्मान के साथ वहाँ पर वो लोग जी रहे थे। और उनकी पत्नी है बड़ी बहुरिया। तो जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो वो भाभी जो थी, जिनको पूरे गांव के लोग जो है बड़ी बहुरिया कहते हैं, तो उनका जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि आय के सारे स्रोत समाप्त हो गए। अब जिस घर में जो है मेहंदी लगा करके नाइन का पेट पल जाता था, यानी कि रोजगार मिलता था लोगों को, उस गांव के लोगों को, तो उस घर की जो बड़ी बहुरिया है अब साग पत्ता खा करके जी रही है। आर्थिक स्थिति उसकी इतनी खराब हो गई है। तो ये बात धीरे धीरे गांव के सारे लोग जानते हैं, लेकिन बड़ी बहुरिया तो बड़ी बहुरिया है और गांव वाले सम्मान भी उसी ढंग से देते हैं। तो एक दिन बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलावा भेजा कि तुम आओ मेरे पास, मुझे संदेश भेजना है। जब गया तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मोदियाइन बैठी थी, मोदियाइन को भगाया गया। फिर बड़ी बहुरिया जो है हरगोविंद के सामने आती हैं और हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। रेणु लिखते हैं, कहिए क्या संवाद है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए? तो ये जो बड़ी बहुरिया का जो दर्द है, उसकी जो आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई और उस कारण से वो एक संदेश अपने मायके में भेजना चाहती है, क्योंकि अब उसका यहाँ पर गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो अपने आर्थिक दुख के कारण वो अपने मायके में हरगोविंद के हाथ से संदेश भेजना चाहती है कि भाई उसको आकर के लिवा जाएं, नहीं तो वह पोखरे में डूब करके जान दे देगी। तो एक सवाल उसके मन में है कि आखिर मेरे जीने का उद्देश्य क्या है अगर जिंदगी के इसी तरीके में मुझे रहना है। तो इस कारण से वो एक अपना संदेश जो है वो दे रही है। जी सर, ये तो बड़ी बहुरिया का संदेश हो। अगर उनकी हम सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखें तो इसमें उनके परिवार क्या से भूमिका कितनी बड़ी है सर इस स्थिति के लिए? अब कभी एक समय में ऐसा था कि उस परिवार के यहाँ लोग काम करके और उनका जो है पेट पलता था, रोजी रोटी होती थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता था वो परिवार। लेकिन जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई, भाई जो है छोटे भाई हैं वो सब जो है शहर चले गए, बड़ी बहुरिया यहाँ बच गई। तो जब तक परिवार में स्थिति अच्छी थी, सब लोगों ने उसका आर्थिक लाभ उठाया, परिवार के लोगों ने। लेकिन बड़े भाई के मरते ही सबने अपनी जिम्मेवारियों से किनारा कर लिया, परिवार में बंटवारा कर लिया। रेणु लिखते हैं कि बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े किए गए। अब बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े यानी कि केवल ये था कि हमने कुछ अपना हिस्सा छोड़ना नहीं है, चाहे वो उपयोगी रहे या न रहे। यह निर्ममता की हद है कि एक ग्रामीण समाज में जो पहनने औरतों के पहनने की जो साड़ी है, उस साड़ी के भी 3 टुकड़े हो गए। हर चीज़ को बांट लिया गया, हिस्सा तो लिया लेकिन जिम्मेवारियां नहीं ली।
उसी कहानी में रेणु लिखते हैं कि वो लोग आते थे गर्मी की छुट्टियों में और आम जो है कच्चे पक्के आम तुड़वा लेते थे, फसलों का जो अनाज आता था वो अपना जो है बांध लिया, और जो गांव के लोग थे उनसे जो है जो दुकानदार थे उनसे उधार भी ले लिए और उधार लेकर के शहर चले गए। और सबसे निपटने यानी बड़ी बहुरिया जिस घर को जो है मेंटेन करके रख रही है, उस नाम को चलाने की कोशिश कर रही है, उसको मदद करने की बजाय हर बार आकर के उसकी विपत्ति का कारण बन जाते थे परिवार वाले, और उनकी वजह से भी बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। जो मोदियाइन कर्ज के लिए लड़ रही है वो बहुत संभव है कि उनके परिवारजनों ने आकर के कर्ज लिया हो और चुकाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर छोड़ गए हों। जी सर, ग्रामीण व्यवस्था में संवदिया क्या है ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर, इनकी विशेषता क्या क्या है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आखिर जो है संवदिया होते क्यों थे और उनको जो है गांव में ये महत्व क्यों था। तो हमने पहले चर्चा कर ली कि जो संवाद को ले जाना है दूसरे जगह पर, और ख़ास तौर पे जो गोपनीय संवाद होते थे, तो जो संवाद को ले जाने के लिए तो इस तरह से गांव में ना पहले 12-14 प्रकार के लोग होते थे, समुदाय होते थे, व्यक्ति होते थे, जैसे लुहार हो गए, बढ़ई हो गए, जो टोकरी जो है बुनने वाले लोग हैं, जो है पंडित हैं, नाई हैं, ये तमाम लोग होते थे। तो गांव में चूँकि रुपए का लेन देन कम होता था या सबके पास रुपए की आमदनी नहीं होती थी, तो हर किसान की जो उपज होती थी उस उपज का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर 12वां हिस्सा इन जो है जो गांव के जो ऐसे जो लोग थे उनको मिलता था बिना कोई उस कृषि कार्य में श्रम किए हुए। और ये साल में 2 बार अनाज होता था तो 2 बार हिस्सा मिलता था। तो इससे अब गांव में मान लीजिए 100-200 परिवार हैं, उन 100-200 परिवार से उनको अनाज मिल गया, तो अगर उनको 2-2 बोझा भी मिल गया तो एक किसान को जितनी आमदनी होती थी शायद उससे ज़्यादा आमदनी उन लोगों को होती थी जो खेती नहीं करते थे, लुहार हो गए, बढ़ई हो गए, तमाम लोग। लेकिन अब था कि पूरे साल जो खेती में जो परिवार लगे हुए हैं उनकी मदद करना, यानी कि जो कृषि के औजार थे वो लुहार बना देते थे, जो लकड़ी का कुछ सामान बनाना होगा तो बढ़ई बना देते थे, साल भर बाल दाढ़ी का जो है उसका जो काम करना होगा तो वो जो है नाई कर देते थे, पूजा पाठ में पंडित भूमिका निभाते थे। तो इस तरीके के ये लोग गांव के, और कई बार होता था किसी गांव में अगर कोई ऐसा परिवार नहीं हो, मान लीजिए गांव में एक जो है बढ़ई के परिवार नहीं हो, तो गांव वाले मिल करके किसी दूसरे गांव से उनको बुला के लाते थे कि तुम चलो, तुमको हम ज़मीन देंगे और तुमको घर बनवा के देंगे, तुम हमारे गांव में रहो। तो इस तरह की पुरानी परंपराएं मौजूद है, इतिहास में इसका जो है पूरा वर्णन मिलता है। तो इस तरह के एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो अपने आप में निर्भर थी। इसका महत्व समझिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका में था और उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था। गांव के कृषि के उपकरण से लेकर के ज़रूरत की सारी चीज़ें उसी गांव में उपलब्ध होती थी और सारी सेवाएं उसको मिल जाती थी। इसलिए हमारे जो प्राचीन गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। अब जैसे जैसे शहरीकरण का दौर हुआ, मौद्रिक व्यवस्था का चलन हुआ, उसके बाद से उन गाँवों की स्थिति में काफ़ी बदलाव होने लगा। देखिए, गांव वाले तो जो है संवदिया को जो है ऐसे समझते थे कि उसको निकम्मा समझते थे, उसको निठल्ला समझते थे कि जो व्यक्ति कार्य नहीं करता है वो संवदिया का भूमिका अदा करता है। जी। वो तो बिना किसी लालच के उसको हर घर से जो भी संवाद मिलेगा उस संवाद को वो पहुंचाएगा और उसको जो है जिस ढंग से संवाद बताया गया उसी ढंग से, उसी जो है ध्वनि के साथ, उसी लय के साथ, उसी लहजे के साथ उस संवाद को वो वहाँ से पहुँचा रहा है। लेकिन उसको जो है
तो उस गांव वाले जो है कामचोर और निठल्ला और पेटू समझते थे, क्योंकि उनको लगता था, जो कुछ लोग थे, क्योंकि सबके काम भी वो आता था, लेकिन कुछ उसके जो हम उम्र लोग थे उसका मजाक बनाते थे और उसको निठल्ला, कामचोर, पेटू कहते थे, क्योंकि उसमें कोई श्रम नहीं जुड़ा हुआ था। तो उनको लगता था कि बड़ा आराम का काम है, जहाँ भी जाओ वहाँ पर आपको जो है कुछ ना कुछ जो है स्वागत होगा, भोजन मिलेगा, आने जाने का राह खर्च मिलता है। तो इस तरीके से उसका लोग मजाक बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम हरगोविंद की बात करेंगे, जो कि संवदिया है इस कहानी में, कि जब वो बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर जा रहा था तो उससे वो किस मानसिक स्थिति में था सर? हाँ, देखिए क्या है कि हरगोविंद तो हर परिवार की और ख़ासतौर से औरतों के लिए, देखिए पुरुषों के लिए अभी भी ग्रामीण व्यवस्था में गांव की जो औरतें हैं आज भी जो है डाक खाने तक उनका सीधा एक्सेस शायद नहीं है, और उनको अपना कोई संदेश भेजना होता है तो वो समस्या अभी भी है कि कौन डाकघर से जा कर के पोस्ट कार्ड ले आए या लिफाफा ले आए। तो जहाँ पर अब धीरे धीरे मोबाइल उस जगह को भरता जा रहा है। मोबाइल के आने के बाद से एक तरह से जो है संचार की क्रांति हुई है। लेकिन पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं थे, जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और पोस्ट ऑफिस भी 5, 7, 10 गाँवों पर एक होते थे, तो उस समय जो है संवदिया हर घर में ख़ास तौर से औरतों को अपना अगर मायके में कोई संदेश भेजना है कैसे भेजेंगी, तो उसमें सबसे विश्वसनीय आदमी जो है संवदिया होता था। तो पहले भी हमेशा भला बुरा संवाद लेकर के जो है वो जो है जाता रहा। जब वो बड़ी बहुरिया का संदेश लेकर के उसके मायके की ओर जा रहा था तो उस रास्ते पर उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भाव आ रहा था कि इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मायके लौट जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़ के चली जाएगी। किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ सा खा करके गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। तो गांव का जो समाज था एक ऐसा अटूट संबंध था कि जब कोई भी स्त्री शादी करके जब अपने मायके से ससुराल आती थी तो ससुराल का गांव उसका गांव हो जाता था और वो जीवन पर्यंत उस गांव को अपना मानती थी। एकदम सामाजिक रूप से और ये जो है मान्य बात थी। तो और गांव वालों के मन में भी था कि भाई अगर कोई स्त्री उसके गांव को छोड़ करके अगर चली गई इसलिए कि उस गांव में गुजारा नहीं हो रहा है तो ये पूरे गांव के लिए अपमान की बात होती थी। तो गांव का एक सदस्य होने के नाते इस अपमान की जिम्मेवारी हरगोविंद के ऊपर भी आती थी जी। और इसलिए वो इस बात पर कलप रहा था। वो संदेशवाहक था और उसका काम था कि वो उसको निर्लिप्त रहना है, लेकिन वो गांव का जो है सदस्य भी था और कभी भी इस तरह का संवाद कि कोई अपने मायके लौटना चाहता हो वो शायद पहली बार लेकर के जा रहा था। इसलिए उसके मन में बड़ी दुविधा थी कि आखिर ये संवाद मैं कहूँगा कैसे कहूँगा कि बथुआ साग खा करके जी रही है। जी सर, ये तो हमें पता चला कि हरगोविंद जब जाता है तो वो बहुत ही दुविधा वाली स्थिति में होता है। हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जब वो बड़ी बहुरिया के घर यानी कि उनके मायके जाता है तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है और उस समय वो क्या सोच रहा होता है सर? तो वो जब वो बड़ी बहुरिया के मायके में जाता है तो आमतौर पर सब लोग पहचानते थे। वो ऐसा समय था कि दूसरे गांव के लोगों की उस गांव का संबदिया आया है, जलालगढ़ का संबदिया आया है। तो वो जब जाता है तो सब लोग पहचानते भी हैं, हालचाल भी उसका पूछते हैं और लेकिन उसके मन में तो कुछ और चल रहा है। उसके मन में तो हर बड़ी बहुरिया के संवाद का जो है एक एक शब्द जो है कांटे की तरह चुभ रहा है कि उनकी वेदना जो है, बेबसी, पीड़ा, दुख जो है वो कैसे वो बात
मानसिक पीड़ा क्या उनकी थी जब वो बात ये उसको बता रही थी। और उस बात को चूंकि उसी भाव में उसी ढंग से सुनाना था, इसलिए वो हमेशा वो सोच रहा था कि वो लोग उसके ऊपर थूकेंगे, कहेंगे कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। और उसके मन में, हरगोविंद के मन में अपने गांव और बड़ी बहुरिया की बड़ी इज्जत थी। तो इसलिए वो मन में वो एक संदेश लेकर के जा तो रहा था, लेकिन कुछ उसके मन में जो है बन रहा था। और ये बन रहा था कि वो बड़ी बहुरिया को गांव छोड़ के जाने नहीं देगा। जी। जब वहाँ गया, लोगों ने उसका सत्कार किया। पहले भी ये था कि भाई संबदिया खूब अफर के खूब जो है डट के खाता है, अफर के सोता है। तो जब वहाँ पर जलपान जब उसको दिया गया तो उसके मन में फिर वो दृश्य उसके गांव का आ गया, बड़ी बहुरिया का दृश्य आ गया कि वो उसका रास्ता देख रही है, भूखी प्यासी बैठी हुई। और जब रात को भी जब वो खाना खाने बैठा तो देखा कि भाई भात दाल अचार घी पापड़ सब कुछ है, बथुआ, और उधर बथुआ साग उसके मन में ठीक विपरीत भाव के रूप में खड़ा हुआ जो बड़ी बहुरिया के संदेश में था कि बथुआ साग खा करके मैं कैसे जीऊंगी। तो जब बड़ी बहुरिया की माँ ने कहा कि बबुआ खाते क्यों नहीं हो, तो उससे वो खाना असल में खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि जिसका संदेश लेके आया था, जिसके मायके में बैठ करके वो जो है घी अचार पापड़ उसके सामने रखा हुआ था, वो तो बथुआ साग खा करके जी रही थी। तो इस द्वंद्व को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अचानक से उसकी भूख मर गई और उसने कहा कि मैंने तो पेट भर के जलपान कर लिया। और माँ ने कहा भी कि जवान आदमी तो 5 बार खाता है, लेकिन उसने जो है उसको टाल दिया, वो खाया नहीं गया और वो उसको नींद भी नहीं आई। जी। और गांव वालों की जो अवधारणा थी कि संबदिया जो है डट कर खाता है, अफर का मतलब एकदम निश्चिंत होकर के, घोड़े बेच कर, हाँ घोड़े बेच करके तो निश्चिंत होकर के सोता है। तो शायद उस दिन वो सो भी नहीं सका। जी, ये तो सर उनकी मानसिक स्थिति रही। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरगोविंद ने संदेश क्यों नहीं सुनाया सर? संदेश इसलिए नहीं सुनाया कि वो अपने उस गांव के सदस्य के रूप में जो जिम्मेवारी महसूस कर रहा था, लोग क्या कहेंगे, यहाँ के लोग सुनेंगे तो उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। तो उसके मन में आया तो था संदेश सुनाने, लेकिन संदेश कहने भर से उसका काम खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक गांव का सदस्य था, अपने गांव का एक जिम्मेवार सदस्य अपने को उस समय उसने महसूस किया। और उसने फिर ये ठाना कि मैं ये संदेश नहीं सुनाऊंगा और मैं वापस जाकर के स्थितियों को शायद बदलने का उसने मन में कुछ सोचा होगा। वहां तो कुछ भी नहीं कहा, संदेश नहीं बताया, ये भी नहीं बताया क्यों आया हूँ। फिर उसने और भी कोई दूसरी बातें कर ली, बहाने बना लिए कि मैं तो बगल के गांव में आया था तो मेरे मन में आया तो मैं आपके पास चला आया। तो लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ जो एक कहानी में पक रही थी कि एक रिजॉल्व उसके भीतर एक जो है दृढ़ निश्चय बन रहा था कि कैसे वो इन स्थितियों को जो है अपने प्रयास से बदल सकता है। जी, तो ये तो कारण रहा कि क्यों नहीं सुनाया, उनके दिमाग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा था, इसी वजह से। हाँ, इसीलिए जब उसको रुकने के लिए कहती हैं बड़ी बहुरिया की माँ, तो कहता है कि माई जी इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेजबानी करूँगा। और बूढ़ी माता बोली कि भाई ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों, सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा, थोड़ा सा बासमती धान का चूड़ा है ले जाओ। तो वो ले करके निकल गया। राह खर्च के लिए पूछा। आमतौर पर परंपरा क्या थी कि संदेश जो भेजता था वो जाने का खर्च देता था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। हाँ, जो लौटता था जब, तो वो जिसको संदेश दिया वो परिवार उसको लौटने का खर्च देता था। उन्होंने उसी आदत में पूछा कि भाई आप तो राह खर्च तुम ले लो। तो लेकिन चूंकि संदेश नहीं सुनाया था इसलिए उसने राह खर्च नहीं लिया, वहाँ बड़ी बहुरिया से नहीं लिया कि मैं वहाँ आपके मायके से ले लूँगा, और यहाँ जब आया तो यहाँ भी नहीं लिया क्योंकि उसने काम ही नहीं किया।
जो काम करने आया था वो नहीं किया। नहीं सुनाना तो व्यक्तिगत निर्णय था, तो इसलिए उसने राह खर्च नहीं लिया और कहा कि आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखिए गांव का आदमी जो है वो बहुत ईमानदार होता है। तो जब स्टेशन पर पहुंचा तब उसने हिसाब किया कि उसके पास जितने पैसे हैं उसे वो केवल कटिहार तक का ही टिकट खरीद सकता है। और चवन्नी था, उसको मन में डाउट हो गया, संदेह हो गया कि कहीं नकली तो नहीं है। और अगर नकली होगी तो सेमापुर तक ही जाऊंगा। तो बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। तो यह उसके कैरेक्टर को, ये एक लाइन जो लिखा है रेणु ने, यह उस हरगोविंद के कैरेक्टर को बताने के लिए पर्याप्त है कि वह जो है बिना टिकट के एक स्टेशन भी आगे नहीं जाएगा। जितना तक का उसके पास किराया है उतने का टिकट लेगा और उतनी ही दूर तक जाएगा। जी, तो सर क्या कारण रहा कि हरगोविंद पैदल ही चल पड़े सर? यही रहा कारण? हाँ, यही कारण था कि जब उसने तो जब वो ट्रेन में बैठ गया फिर तो उसके मन में तमाम जो है बड़ी बहुरिया से संबंधित ही बातें चल रही थी। एक द्वंद्व था। द्वंद्व ये था कि संबदिया एक पेशा भी है, तो पेशे की कुछ अपनी ईमानदारी होती है। और आज जिंदगी में पहली बार वो अपनी उस पेशेगत ईमानदारी से चूक रहा था। व्यक्तिगत ईमानदारी और व्यक्तिगत जिम्मेवारी में वो अच्छा कर रहा था, अपनी भूमिका को सही ढंग से वो जो है समझने लगा। लेकिन जो पेशेगत जो ईमानदारी थी कि जो संवाद ले जाना है उसमें अपने भावों को नहीं मिक्स करना है, जैसा कहा गया उसी स्वर में उसी भाव के साथ सामने वाले को सुना देना है, तो ये काम वो नहीं कर पाया। तो वो एक द्वंद्व उसके मन में हमेशा था कि मैं क्या करने आया था, क्या करके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक उसके सामने कोई स्पष्ट जो है धारणा बन नहीं पाई थी कि मुझे आगे करना क्या है। जी सर, सूरदास के आने से इनको राहत क्यों मिली सर? हाँ, क्योंकि वो द्वंद्व में था ना। तो जब वो द्वंद्व में था तो एक भीख मांगने वाले जो है आए सज्जन और वो जो है निर्गुण का जो है गीत गा रहे थे। असल में हमारे समाज में जिनके पास भी दृष्टि नहीं होती है, देख नहीं सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए एक जो है समाज में एक आदर्श सूचक शब्द है सूरदास। चूंकि सूरदास इतने बड़े कवि हुए, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो उनके कारण से जो है ऐसे तमाम लोग जो प्रतिभावान लोग होंगे उनको सूरदास कहने की परंपरा बन गई होगी। तो सूरदास आए, वो निर्गुण गा रहे थे और वो इस जीवन में वो कर्म गति की बात करने लगे। तो जैसे कर्म की गति है उसको जब उन्होंने सुना और उसमें कोई अपना व्यक्तिगत भाव नहीं डालना है और जो है जैसे ईश्वर करेंगे वैसे ही आगे जीवन को चलाना है, तब उसका मन कुछ स्थिर हुआ। निर्गुण ने उसको ताकत दी, अपने हालात से जो अपने द्वंद्व से बाहर निकलने की उसको शक्ति दी और कोई एक जो है दिशा की ओर जाने में उसकी सहायता की। इसलिए वो सुन करके थोड़ा अस्वस्थ हुआ और लेकिन मन में तो वो शाश्वत भाव था। जब सूरदास चले गए तो फिर थोड़ी देर में उनके मन में वही बात आ गई कि मैं किसके लिए जीऊँगी, मैं कैसे जीऊँगी। तो बड़ी बहुरिया का जो दुख और दर्द है वो जो है अब धीरे धीरे उसके लिए एक जो है उसके जीवन का प्रश्न बन गया। जी सर, अगर लोक भाषा के रंग से हम देखें तो रेणु कहानी में क्या क्या प्रयोग करते हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो कहानी है संबदिया, उसमें देखिए कि जीवन के हर धुन को, हर जो ग्रामीण अंचल में जो वहाँ की संस्कृति है, उसमें जो लय है, ताल है, सुर है, जो सुंदर है, जो कुरूप है, उस सब को शब्दों में बांधते हैं। और यही रेणु की सबसे बड़ी ताकत है कि जहाँ पर उनको हर स्थिति का वर्णन करने के लिए उस मिट्टी से जुड़े हुए शब्द उनको मिल जाते हैं और उसका एक जादुई असर होता है कि पाठक को वो अपने साथ बांध लेते हैं। पाठक के सामने मानो एक फिल्म चलती है
वो ऐसा लगता है कि एक पूरा मेला लगा हुआ है, पूरा गांव बसा हुआ है, उसमें हर आदमी अपनी भाषा अपनी बोली बोल रहा है और उसमें वो जो है अपनी जो है त्वरा में उनकी कहानियों को सुनाते हुए जो है आगे बढ़ते रहते हैं। हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के सामने क्या संकल्प लिया सर? देखिए, संकल्प तो यही था कि जब वो स्टेशन पर उतरा और बहुत संघर्षों के बाद वो पहुंचा, भूखा प्यासा था, वहाँ भी भोजन नहीं किया था, तो वो उनके दरवाजे पर पहुंच करके वो बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा तो वहाँ बड़ी बहुरिया थी और उसके लिए वो दूध में चूड़ा जो है डाल करके और उसके लिए भोजन तैयार कर रही थी। तो वो ग्लानि में भी भरा, दायित्व बोध भी है, दोनों भावनाएं एक साथ उसके मन में आती हैं और तब उसने माफ़ी मांगा और कहा कि मैं आपका संदेश नहीं पहुंचा सका। और उसने कहा कि भाई उसने जो है उनका पैर पकड़ लिया, कहा बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका, तुम गांव छोड़ के मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, अब मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा और तुम ये गांव छोड़ करके मत जाना। ये जो बात है, अब रेणु ने एक और बात लिखी है कि जब ये बात वो कह रहा था और वो जो है वो चूड़ा जो है दूध में डाल रही थी, तो बड़ी बहुरिया के भी मन में एक बात थी कि जब से वो संवाद भेजी थी वो इस बात पर पछता रही थी कि ये संवाद क्यों भेजा। यानी कि उस गांव के मर्यादा का बोध जो संवदिया के मन में था, वही बोध जो है बड़ी बहुरिया के मन में था और ये संकल्प लिया कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारे साथ रहूंगा।